तो आप लोगों की क्लास जो है ना वो टिल द डे ऑफ एग्जाम चलने वाली है, तो इस चीज का आप बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ भाई, ये एंगल 100 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो गया 200। अब ये 200 डिग्री है तो ये टोटल एंगल 360 होता है, तो 200 में माइनस करूंगा 360 में से, तो ये एंगल इंटरनल वाला POR आपका आ गया कितना 160। पूरा रिटर्न है, आप चाहो तो नोट ले सकते हो इसका, ठीक है। जो लोग वीडियो से देखेंगे वीडियो पॉज करके नोट ले लेंगे। और यहाँ पर कितना है 100, तो ये 200 आया, 200 तो 160 आया। अब आपको मालूम है कि OP और OR ये दोनों क्या है, रेडियस है, रेडियस है दोनों, तो इसका मतलब दोनों की लेंथ बराबर है। तो ट्राइंगल OPR जो हुआ ये क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल होने की वजह से इसके अपोजिट वाले एंगल्स जो है वो क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये भी x और ये भी x, तो ये कितना हो गया 160। इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 180। So sum of the three angles 160 plus x would give us 180, and what we do, we find out the value of x from it. We'll get x is equal to 10 degree. X is equal to 10 degree will be the required answer, because they want us to find out OPR, which is nothing but x only. Got it? आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं सर। जल्दी नोट कर लिया करो, क्या 10 घंटे लगते हैं नोट करने में? वरना जल्दी आने का ट्राई किया कर, कोई बात नहीं, जितना भी हो पाए आ जाएगा। यहाँ से जाके फिर आराम से खा पी के सो जा, फिर तुम्हें ये नहीं है ना लगता क्या जाना है। अच्छी बात है, सोना नहीं चाहिए दिन में, मैं नहीं सोता ना, मैं चाहता मेरा बच्चा सोए कोई भी। अब सोने का टाइम वैसे भी नहीं है, ठीक है, सोने का टाइम नहीं है, सोएगा बेटा सो जाएगा ढंग से अच्छे से। पेपर का टाइम आ रहा है, अपन को बिल्कुल मेहनत करनी है, आप बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करना। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मनराज जरा बताओ इसको कैसे करेंगे। इसमें दिया हुआ है BC, कुछ नहीं बेटा, तू पढ़ता है तो अच्छा लगता है। नहीं बेटा, क्या होता है ना कि हम किसी की पीठ ठोकते हैं, ऐसे ही ठोकते हैं, ठीक है। क्या नाम है, हर्ष नाम है तुम्हारा, क्या नाम है? यश। मैं लिख के दे सकता हूँ अभी, इसके 10वीं क्लास में 90% से नीचे आने का सवाल नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूँ। 90 से नीचे 10वीं क्लास में आने का सवाल नहीं है, मैं अभी लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि वो सिंसियर है। क्लास में फालतू बकवास नहीं करना, बिल्कुल प्रॉपर आना, अपने पढ़ना चुपचाप। मेरे को धीरे से यहाँ पे बोलता है सर इसमें ये होगा, मैं जिस भी क्वेश्चन का आंसर किसी से पूछ रहा हूँ सारे आंसर उसे पता है, क्योंकि वो घर पे पढ़ के आता है, इसलिए नहीं कि वो यूट्यूब पे देख के आता है, पढ़ के आता है कॉपी किताब से, यूट्यूब से पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। यूट्यूब से पढ़ाई होती तो बहुत सारे लोग जो जीवन काट रहे हैं पढ़ाई के नाम पे, आजकल बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब खोल के बैठ जाते हैं और धीरे धीरे इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं। ऐसे बच्चों को श्राप दे सकते हैं हम लोग। बेटा क्योंकि वहां पे कोई सिंक्रोनाइजेशन वाला बात ही नहीं है, कोई सिंक ही नहीं है, पढ़ते रहो कचड़ों से पढ़ते रहो, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कुछ बोलता है, और अल्टीमेटली जब आप आखिरी में खड़े होते हो कि क्या सीखा, तो कुछ नहीं सीखा आप, क्योंकि इसके कोई नोट्स नहीं, कोई प्रॉपर। ये वाला एंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये सॉरी, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे एंगल, कौन सा फाइंड आउट करना है, BDC। ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, नहीं हो गया। तो और कौन बताना चाहता है? हाँ बता। एंगल सम प्रॉपर्टी लगी, बिल्कुल सही। सबसे पहले तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के कौन सी एंगल लिख लेगा, ये वाला,
ये एंगल कितना आएगा बताओ। देखो ये 69 है और ये 31, ऐड कर दोगे तो कितना आ गया 100। 100 तो ये कितना हो जाएगा, और ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा। एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, बताया था मैंने कि भाई ये सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स के लेंथ ऑफ एरिया सॉरी जिसकी मेजर होता है वो इक्वल होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे 80 डिग्री हो, वो भी क्या हो गया 80 डिग्री। क्लियर है। तो इसको लिखवाने की जरूरत है क्या, आप लोग लिख लोगे इसको। सबसे पहले आपको करना है इन ट्राइंगल एबीसी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल डी बीएसी फाइंड आउट कर। फिर आप क्या करोगे, बीएसी इज इक्वल टू बीडीसी। हाँ अब सबसे पहले देखो इन ट्राइंगल एबीसी बाय एंगल सम, बेटा गिवन विवन तुम लिख लेना, ठीक है। लिख लोगे क्या नहीं लिख लोगे। एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री प्लस एंगल बीएसी इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। 69 प्लस 31 कितना हुआ 100। तो बीएसी इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो बीएसी इक्वल टू आने वाला है 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। तो BAC would be the value that we are looking at। तो एंगल BAC आपका 80 डिग्री आ गया। जो एंगल BAC होगा वही एंगल होगा BDC। दोनों की मेजर कितनी होगी, BAC इज इक्वल टू BDC इज इक्वल टू 80 डिग्री। और इसका रीजन क्या होगा सर, एंगल्स ऑन द, वेरी गुड, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये आपका 80 डिग्री आ गया। बीडीसी ही आपको फाइंड आउट करना था आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 4 है। इसके अगले वाला करके बताओ नेक्स्ट 5, इसको नोट कर लो, सुंदर क्वेश्चन है वो भी, सारी इजी है इसके। 10.5 बहुत इजी एक्सरसाइज है और 10.5 में सारी थ्योरम से एप्लीकेशन। 10.4 एक अच्छी एक्सरसाइज है, टफ नहीं है क्वेश्चन लेकिन अच्छे क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन। 10.4 और 10.5 ही सबसे इंपॉर्टेंट है। 10.5 में आपके 2 नंबर 1 नंबर मतलब एमसीक्यू के क्वेश्चन जो बनेंगे ना वो 10.5 से बनेंगे, और एमसीक्यू के क्वेश्चंस बन सकते हैं 10.5 से, और 10.1 10.2 के थ्योरम व्योरम से मिला के बन जाए तो बात अलग ही है। हाँ सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी 10.4। 10.4 से 4 नंबर का क्वेश्चन या तो केस स्टडी बनेगा या तो 5 नंबर का क्वेश्चन। तो 10.4 और 10.5 दो एक्सरसाइज तो बहुत अच्छे से करनी है। 10.3 का लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का हमें सर्कल का कोई सा भी नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से करना है। 10.6 इज ऑप्शनल मोनिका। 3-4 क्वेश्चन में कई टिक करवा दिए थे, करना हो कर लेना, नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, वो आएगा नहीं आपका। आपका तो बस एनसीईआरटी एग्जांपल्स आपको सारे करने, एग्जांपल्स आपको एक दिन छोड़ना, ठीक है। एग्जाम्पल्स एक भी मत छोड़ना, पेपर में छपे हुए आ जाएंगे फिर मत छोड़ना। मैं पहले ही कह रहा हूँ एग्जाम्पल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एग्जाम्पल सबसे, मैम 9th क्लास का ग्रेविटेशन का टेस्ट होगा, 10th क्लास का पेपर मंगवा लो शुभ से, उससे क्या नाम है, हाँ मैं एक बार वेरीफाई कर देता हूँ, अभी आज ही कर दूंगा, आज क्लास से फ्री होने के बाद। ठीक है सर, समझ में आ गया। बेटा नोट जल्दी किया करो थोड़ा सा, है। अरे यार जल्दी करो यार, क्या कर रहे हो, 10 घंटे लगते 4 लाइन नोट करने में, जल्दी करो। इसका आंसर कितना है बीएससी का 110। कितने लोगों का आ रहा है 110। गुड, 1 2 3 4 बस 5 6, ऐसे नहीं, ऐसे जैसे दिखे 1 2 3 4। तो इतना परेशान हुआ है तू, मैं बताता हूँ।
सर ध्यान दो यहाँ पे क्या बोला गया है हमसे, BC AD। BC ABCD। ये वाला एंगल कितना दिया है 130, ठीक है सर। और ये वाला एंगल कितना दिया है छोटू सा, तो बताओ ये वाला एंगल कितना हुआ, याद करो थ्योरम। बताओ बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। क्यों लाइन से एंगल नहीं पढ़ा? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है, द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, है ना। तो इसके इंटीरियर के अपोजिट वाले एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 20 डिग्री प्लस एंगल EDC इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 130 आना चाहिए कि नहीं, 130 कह रहा हूँ, 130 है। कोई दिक्कत, किसको भी दिक्कत हो बताए, क्या ये मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ये कितना हो जाएगा BDC, ये वाला जो एंगल, अगर मैं EDC लिखूं यहाँ पे BDC लिखूं एक ही बात है, मैं EDC लिखूं या BDC एक ही बात है। BDC इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एंगल तो सेम ही जाएगा, लेकिन BDC जो है फिर BAC के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो यहां से अगर आप BDC की वैल्यू निकालोगे कितनी निकलेगी, कितना आ गया 110 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? हाँ, सिंस एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू कितना 110, since angles on the same segment क्योंकि एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट क्या होते हैं हमेशा, ठीक है। ये हो गया, और बता दीजिए, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्योंकि अगर ये 20 है, ये 130 है, तो ये 110 होना चाहिए, ये 110 है तो ये भी कितना होना चाहिए, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर। कोई प्रॉब्लम सर, समझ में आया अच्छे से? सर ये मैंने करा 16 वाला, इसमें मैंने 2AB, इसमें AB को इसमें 2AB हो जाएगा, फिर इसका फॉर्मूला √3 ले लिया, इसके बाद आगे समझ लो। ये बड़ा बड़ा ट्रायंगल पहले लिया ना, छोटे ट्रायंगल लिया ना, इससे AB की वैल्यू निकालो। AB इज इक्वल टू 3, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। AB की वैल्यू यहाँ पर रखो 3, स्लैश कर दिया 6√3 और आगे DC की वैल्यू बाकी हो गया, चेक सारे हो गए, सही आंसर आए, सर आंसर चेक करो चेक।
घर पे किया था, सर आपने कराया था? आ गया ना, एम्प्लॉयज लगाया गया। सर एसएसटी का पेपर कैसा रहा? कैसा? अच्छा गया। थोड़ी और मेहनत कर बेटा, सर मैथ्स का तो मंडे को थोड़ी मेहनत और कर ले। सच बता रहा हूँ, कोई कुछ बिगड़ा थोड़ी है अभी भी, अभी तू अच्छे से पढ़े तो सब ठीक हो जाए। सर्कल के और कर, जा रही हो तो चली जा, मम्मी को फोन कर नहीं दे। सर अभी हाँ ए मोड़ी, क्या हो गया? क्या क्या हो गया? साइकिल चोरी हो गई क्या? किसने? कब? घर से कर लेना, डाउट है कल बता दूंगा। क्या हो गया? हो जा, ऐसा संडे को याद रखिए। हो गया बेटा ये वाला, आगे बढ़ो। Question number 6, ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at E. DBC is 70 degree and BSC is 30 degree. कर पाओगे ये ट्राई करना, 6 वाला तुम पे बन जाएगा, नहीं बने तो मुझे बताना, मैं करवा दूंगा। 7, if diagonal of a cyclic quadrilateral at diameter of the circle through the vertices of the quadrilateral prove that it is rectangle. सर मुझे को बताओ, कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप ले लो, अगर उसका डायगोनल ही डायमीटर है, बेटा जरा ध्यान से सुन लेना ये कंसेप्ट, अगर ये डायगोनल ही ऑनलाइन आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर।
आवाज आ रही है ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो सर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायमीटर डायगोनल हो जाए, डायगोनल क्या बन जाए, डायमीटर, तो वो पैरेललोग्राम बोल रहा है। क्या बोल रहा है? पैरेललोग्राम। देखो जरा यहाँ पे ध्यान से बोल रहा है, इफ द डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल थ्रू दैट इज रेक्टेंगल। तो मुझे एक बात बताओ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका मतलब चारों पॉइंट कहां पे होंगे? सर्कल। और डायगोनल उसका डायमीटर है, तो भैया ये एंगल कितना होना चाहिए? 90, और ये भी कितना होना चाहिए? अब मैं इसका डायगोनल चेंज कर रहा हूं। अब इसका डायगोनल में येलो कलर वाला कर रहा हूं, दूसरा सेकंड डायगोनल, ठीक है। अगर सेकंड डायगोनल भी क्या हो गया? डायमीटर, तो एंगल एट द सेमी सर्कल कितना होता है? राइट एंगल। प्रॉपर्टी बताई थी भाई, ये डायगोनल है, डायगोनल है इसका मतलब क्या हो गया? डायमीटर। ये डायगोनल डायमीटर भी है सर्कल का। सर्कल का डायमीटर मतलब इस लाइन पे सेंटर लाई कर रहा है, तो ये सेमी सर्कल हो गया, ऊपर वाला भी सेमी सर्कल हो गया। और सेमी सर्कल पे बनने वाला एंगल कितना होता है? तो ये चारों एंगल्स कितने हो जाएंगे? जब ये चारों एंगल्स 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा? एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। कोई दिक्कत? एबीसीडी क्या हो जाएगा? तो अपन कैसे लिखेंगे इसको? अपन ऐसे लिखेंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। देखो यहाँ पे लिखो, सिंस डायगोनल आर डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल है डायगोनल्स, है ना, इसलिए क्या होना चाहिए? देयरफॉर AC एंड BD, यहाँ पे लिख दो, हेंस कंसीडर डायगोनल। अगर मैं AC डायगोनल कंसीडर करूं तो एंगल B इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। एंड एंगल D भी कितना होना चाहिए? AC को कंसीडर कर रहा हूं ना, तो एंगल B भी 90 डिग्री होना चाहिए, एंगल D भी कितना होना चाहिए? क्या लिखेंगे? सिंस एंगल्स ऑन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। 90 डिग्री भी लिख सकते हो, लेकिन राइट एंगल लिखोगे ज्यादा बेटर लगेगा लैंग्वेज में, ठीक है सर। अब अगेन यहाँ पे लिखेंगे अपन अगेन। अब अपन क्या करना है बेटा? किसको कंसीडर करेंगे? कंसीडर डायगोनल BD गिवन में लिख देना ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और दूसरा पॉइंट लिखना है, डायगोनल्स आर डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये दो पॉइंट आपको नोट करना है। कोई प्रॉब्लम? ये गिवन में आएंगे दोनों पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे आ गया सीधा प्रूफ। हेंस कंसीडर डायगोनल AC। अगर अपन डायगोनल पे AC को कंसीडर करेंगे तो एंगल B एंगल D के बराबर आएगा 90 डिग्री। और कंसीडर करेंगे BD को तो एंगल A इज इक्वल टू 90 एंड एंगल C भी कितना आएगा? 90। रीजन क्या आएगा? एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो फिर ये आपका हो गया सेकंड पार्ट। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है सर? अब अपन क्या लिखेंगे सर? ध्यान दीजिए, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट इक्वल हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे? इसका मतलब ये हुआ एंगल A एंगल B एंगल C एंगल D सारे एंगल बराबर है और सभी के सभी 90 डिग्री के बराबर है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? ABCD को क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रेक्टेंगल। समझ गए? देखो ध्यान से देखना, जब मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं तो ये क्या बन गया? सेमी सर्कल बना पूरा का नहीं। और सेमी सर्कल पे बनने वाला एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, ठीक है। तो इसी को कंसीडर करेंगे तो ये वाला भी एक अलग सेमी सर्कल बना, इससे भी ये वाला एंगल कितना बना?
इसी प्रकार जब मैं इसको कंसीडर करूंगा तो ये सेमी सर्कल बनेगा, ये 90 डिग्री, इसको कंसीडर करूंगा ये सेमी सर्कल बनेगा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। चारों एंगल 90 डिग्री हो गए, मतलब क्या हो गया रेक्टेंगल। नोट कर दो। बाकी बचे क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पे खत्म कर दिए जाएंगे, इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी है 5 मिनट, रुक जाओ, एक और कर लेते हैं, 9th क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, इसको नोट कर लो। 9th क्वेश्चन में करके दे रहा हूँ, और 10th 11th 12th आपका होमवर्क रहेंगे। इसके अलावा मैंने शायद एक 6th और बोला है, 6th 10th 11th 12th होमवर्क डालिए। 6th 10th 11th 12th। सिक्स तो करा दिया ना, 7th करा दिया। 8th आप लोग कर लेना। 8th जो है मैं आपको बता देता हूँ, 8th आपने क्वाड्रिलेटरल का सबसे लास्ट क्वेश्चन किया था 8.1 एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, वही है। मैं करवा दूंगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। 9th में करवा देता हूँ अभी। होमवर्क कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 11 12 9 में करा रहा हूँ, और 6 8 10 11 12 5 क्वेश्चन होमवर्क हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे अपन लोग सर्कल बिल्कुल समाप्त कर देंगे, हो सकेगा तो सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम सेक्शन पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जिसकी फीस सबमिट नहीं है वो अपनी फीस सबमिट कराएगा। 9th वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं अभी, ध्यान रखना। इतनी जल्दी पड़ती है नालायक को। अच्छा, हिंट लिखो जरा। क्वेश्चन नंबर 8 है जो 10.5 था, उसको लिखो सेम है क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा सेम है, और उसमें भी ट्रेपेजियम ही है, इसमें भी ट्रेपेजियम ही है, सेम है। मैं बता दूंगा बाकी, वैसे वो सेम है। अगर आप कोई करना चाहे तो उसके लिए हिंट है, वो नहीं करना चाहता उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। हटा दूं 12 ऑफ क्वाड्रिलेटरल 8.1 एक्सरसाइज 12th क्वेश्चन जो इसका 10.5 का क्वेश्चन नंबर 8 है, वो क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है। बिल्कुल सेम टू सेम है, आराम से हो जाएगा। वो साइकिल की तो है यार, गहराई वाले लोग समझ पाते हैं। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन दिए मैंने, टफ कोई सा भी नहीं दिया। 10 11 12 तो बिल्कुल टप्पा क्वेश्चन है, आराम से जाएंगे तुम्हारे। आ जाओ सर 9th वाले पे। 9th वाला थोड़ा सा टफ है, इसमें हमको 15-20 मिनट लगेंगे। 15-20 सेकंड लगेंगे। आवाज ना करें कृपया, आवाज ना करें बेटा। तुमसे ही डरते, हम अपने आप से डरते हैं। गुस्से में तुम्हारा पीठ पाट दिया फिर तुम्हारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे हमारे बच्चे को कूद दिया आपने। सर ये डॉटेड लाइन से नौ को ज्वाइन कर लोगे आप लोग? इन दोनों डॉटेड लाइन ज्वाइन कर लो जल्दी से। ए बी डी सी क्यू। समझ में आया सर? डायग्राम बनाना समझ में आ गया?
ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन एपी एंड ज्वाइन डीक्यू। सर ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर आएगा, इसके इक्वल आएगा। एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट बोलो, ये एच से तो ये भी कितना आएगा, देखो इसको कंसीडर करो, ये वाली लाइन को, ये और ये सेम जो है एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर ये एच से तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी कितना हो गया एच। अब ये वाले डायगोनल में इसको कंसीडर करो पॉइंट को, डी बी क्यू इज इक्वल टू डी सी, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। देखो जरा, डी बी क्यू डी सी क्यू के बराबर होना चाहिए, तो ये एच से तो ये भी कितना होना चाहिए, आ गया। कोई प्रॉब्लम, परेशानी, कोई तकलीफ हुई, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्यों, यही तो ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूफ करना था, ये अपन ने x मान लिया, ये x तो ये x, ये x तो ये x, तो ये x तो नोट कर लो, इसलिए मैं कह रहा हूँ डायग्राम बना दो ऐसा ही। तो अपन कैसे लिखेंगे, अपन लिखेंगे कंसीडर कॉर्ड AP। बेटा नोट करो जरा, कंसीडर कॉर्ड AP गिवन टू ग्रुप कंस्ट्रक्शन तुम लिखोगे, ठीक है। एंगल ACP is equal to एंगल ABP is equal to X. Angles on the same segment are equal. सेम सेगमेंट पे बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं सर, इक्वल होते हैं। उसके बाद में एंगल CBP ABB, हाँ कंस्ट्रक्शन में बता दो, डॉटेड लाइन कंस्ट्रक्शन लिख लेना। एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल QBD DQB DBQ, ये एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये आपकी इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स, इक्वेशन सेकंड, ये भी एक्स हो गया। समझ में आ गई बात, एक्स नहीं लिखना चाहते तो एक्स के बिना भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये अपन मान के चलते हैं, लेट मान लिया कि ये एक्स है, ये एक्स है तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होना चाहिए, ये भी अपन ने माना ही है एक तरह से। और वर्टिकली अपोजिट एंगल इसका रीजन है एक्स, अपन मान के चल रहे हैं। समझ में आई बात, तो ये एंगल इसके बराबर है, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, ये एंगल इसके बराबर है वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये एंगल इसके बराबर है एंगल्स, हाँ यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर कॉर्ड DQ। तो DQ कॉर्ड को कंसीडर करोगे तो DBQ किसके बराबर है, एंगल DBQ इज इक्वल टू एंगल DCQ, DBQ DCQ के बराबर है, इज इक्वल टू X। लिखने की जरूरत नहीं, DBQ किसके बराबर आ गया DC, ये आ गई इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, पहली दूसरी और तीसरी इक्वेशन से क्या हो जाएगा, एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल DCQ, हैंड्स प्रूफ। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9। बाकी जो बचे हुए हैं वो मैंने आपको होमवर्क इसलिए दिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जैसे क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ, तो वो आप लोग करके देखेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, होमवर्क चेक करा के जाइए। हाँ होमवर्क में बचे हुए क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, हाँ करना है, चलो सर ये बच्चे ओवर टाइम पढ़ते हैं। आओ आओ होमवर्क चेक कराओ तब जाओ। चलो लाइन ऊपर तक पहुंचा दी, लाइन ऊपर पहुंचा दिया, खाली क्यों हो गई?
हाँ एसएससी वाले बच्चे इधर, एसएससी वाले इधर जाएंगे, थोड़ा बाहर चले जाना फिर आ जाना, मतलब बाहर थोड़ा बाहर। आज कई चक्कर आ रहे हैं। आज कहीं टिपा हुआ दिखा दे बस, अभी यहाँ पे टिपा था ना वही दिखा दे बस। ये तो कर ले। क्यों 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 क्यों? अच्छा सर ने मना किया है। तुम तो पहला टर्न है। ओ चल चल चल, तू तो पता है करके लाया होगा, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा। सर कुछ बच निकल गया। सर वो निकला। सर मैं मर गया सर। गुड गुड गुड। तो सर गया हुआ था। क्यों गया था? सर नहीं जा रहा। चलो 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 अंदर, चलो अंदर अंदर पहुंचो, अंदर पहुंचो, चलो 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 चलो। घर घर घर, सीधे घर। मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। होमवर्क नहीं किया क्या भाई? हाँ चुप पहुंचो। बेटा मैंने मारा है, हाँ ऑफिस में ही मारा है, बहुत जोर से चिल्लाते हैं। चलो चलो ऊपर से मजा आ रहा है। घूम के चल पहुंच। भाव्या घर पहुंचो, चलो जल्दी से घर, जल्दी घर घर घर। हाँ बेटा हटो बेटा, रास्ते से हटो। एसएसटी क्लास में जाने दो ना बच्चों को, क्या दिक्कत है? जाना अंदर, यहाँ क्यों खड़ा है? सर पहुंच अंदर। क्या बोलना है बता ना। नमस्कार सर। बहुत छोटा सा निवेदन था बताइए सर। कि बच्चे ना अपनी क्लास जब छूटते हैं तो यहीं पे चिल्लाते सारे के सारे, तो एक साथ पूरी क्लास 20-25 मिनट के लिए लगातार डिस्टर्ब हो जाती है। तो थोड़ा सा ये अगर इधर उधर चिल्ला लेना तो शायद ये काम चिल्लाना तो है ही नहीं ना सर, यहाँ पे तो लगा रखे हैं लोग, मैंने गार्ड कहाँ है? गार्ड कहाँ है उसको मैंने बोल। आप तो क्लास में रहोगे, नेचुरल सी बात है। नहीं नहीं निकलते हैं तो सर मैं यहाँ पे बालकनी में खड़े होकर भगाता हूँ, भगा दिया मैं कोई बात लगभग। नहीं सर, वो तो गार्ड जो बैठता है ना उसको ये कहना है कि थोड़ी देर के लिए बच्चों को साइलेंट मोड निकल जाए, वो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 20-30 तुम लोग मिनट को का वो हो जाता है, 20-30 मिनट कोई लगातार दिक्कत वो नहीं, डिस्टरबेंस हो जाता है पूरी देखता क्लास हूँ में। मैं, मना कर दूँ। तो वो अब आपको कुछ नहीं करना, आप क्लास में थोड़ा सा बोल देना, थोड़ा सा नहीं, नहीं। गार्ड को बोल देना, ठीक है सर? मिलते हैं। हो गया ना सबका? पहुंचो बेटा, एसएसटी क्लास अंदर 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 पहुंचो, चलो एसएसटी क्लास। तो बैठ जाओ ना जाके, क्या दिक्कत? ऊपर बैठ, अंदर बैठ जाओ, बैठो यहाँ पे, खड़े मत रहो, बैठो। सर भी कह रहे हैं आपको जाने दो। यहाँ बैठ जाओ ना अंदर, यहाँ पे बैठ जाओ, एसएसटी क्लास ऊपर चल रही तो यहाँ बैठ जाओ। तुम तो एसएसटी क्लास लोगे ना दोनों।
चलो तुम फालतू बकवास मत करो, तुम पढ़ाई करो। बैठ जाओ शांति के साथ, शांति से बैठो, आवाज नहीं करो। अपने अपने फोन अपनी जेबों से निकाल के बैग में डाल दो। किसी को भी फोन के साथ देख लिया निकाल के बाहर कर दूंगा क्लास के। चाहे पापा का फोन हो चाहे मम्मी का फोन हो, मेरे से पूछे बिना कोई भी फोन नहीं उठाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ पे आपको लोग बता के आएंगे कि हम 2 घंटे के लिए पढ़ने जा रहे हैं। अगर उन्हें कोई भी बात करनी है ऑफिस से इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ऑफिस का नंबर बता के आइए। ठीक है, जहां दिमाग मेरा खराब करोगे सामने एक बकेट रख दूंगा, बाल्टी, हाँ, और बाल्टी में पानी रखवा दूंगा तुम्हारे सारे फोन। जैसे जहां शोर मचाया उस दिन बाल्टी में भर दूंगा पानी, सोच करके रखूंगा। अगले दिन 24 घंटे बाद मिल जाएगा तुम्हारा फोन। कोई चेक काट के नहीं दूंगा, कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की। अब सर पहला रूल सुन लो सर, आवाज आई क्लास के बाद, सिंपल सा रूल है। किसी को कोई डाउट पूछना है वो डाउट पूछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी आवाज, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, कोई बीच में बकवास नहीं करेगा। डाउट पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बकवास की क्लास के बाहर कर दूंगा। सर हाँ सर मुझे सर वर्कशीट में सर एक डाउट है, वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में सर 8 क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन है, आज सर्टिफिकेट वॉल्यूम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास के बाद, है ना, जब लास्ट हो ना क्लास का, तब एक बार मुझे याद दिला देना, मैं कर पाऊँ। ओके सर। मैम वो कल मैंने एक आपको दिया था ना सामान, कल मैं वो लाया था ना सामान। साइलेंस। व्हाट इज एरिया? हाँ बोलो क्या बात है? हाँ ये चलने तो बस एग्जॉस्ट काफी। पन्नी पड़ेगी। कृपया आवाजें बंद कर लें, जैसा मैंने आपको कहा रूल साफ है, निकाल के बाहर कर दूंगा किसने बकवास की। ठीक है मॉर्निंग, ओके त्रिशा, सर्कल कर लिया, सर्कल कर लिया, सर्कल। सर सर्कल ही कंप्लीट होने वाला। मैम 1 मिनट सुनना, आप बैठो बैठो। ये आवाजें तो किसी और की आ रही है, तुम्हारी तो आ नहीं रही। रूल में चेंज है सर, जो बेंच में से किसी की भी एक की आवाज आ गई पूरी बेंच को निकाल के बाहर कर दूंगा, और ज्यादा दिमाग खराब किया पूरी रो को निकाल के बाहर कर दूंगा, समझ गए? और ज्यादा दिमाग खराब किया उसका पूरा रो, उसकी पूरी कॉलम को निकाल के बाहर कर दूंगा।
मैं कह रहा हूं शांति बनाकर रखो। अब तुम्हारी कोई बकवास मुझे सुननी नहीं है। जिसको पढ़ना है वो मेरे पास आएगा और जिसको नहीं पढ़ना है उसको मेरे को भी नहीं पढ़ाना। 3 महीने रह गए हैं एग्जाम के। तुम लोग तो सीरियस हो गए नहीं, मुझे तो होना पड़ा। ठीक है, अब आवाज अपनी रिस्क पे करना। पानी लेके बैठा करो अपना, कोई पानी लेने नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, चेक करना तो वो पेंसिल ठीक कर। ऋषा, वो स्कूल से लेट हो गई थी, वो उसकी बस खराब हो गई थी। कहीं से देख के ना करे जो मैंने क्वेश्चन दिया, इतना देखो और कुछ नहीं। देख के कर रही हो तो मुझे बताओ। मैंने आपको कल सरफेस एरिया का मतलब समझा दिया था, वॉल्यूम का भी मतलब समझा दिया था। सरफेस एरिया आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है कर्व्ड, एक होता है टोटल। कर्व सरफेस एरिया की हम बात करें, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने आई लेवल पर प्लेस करते हैं, अब ये ऑब्जेक्ट ऐसे भी रखा जा सकता है और ऐसे भी, डिपेंड करेगा कोई कैसे रखवाना चाहता है। ये हमारा कंट्रोल में नहीं है, समझ गए। जो आदमी जैसे रखवाना चाहेगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि अभी इसकी हाइट कितनी है, ये वाला पार्ट इसकी हाइट है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट इसकी हाइट है अभी। बट अब क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसे प्लेस करूंगा तो इसकी हाइट ये हो जाएगी। तो जनरली क्या होता है, डायमेंशंस वही रहते हैं, पोजीशन ऑफ प्लेसिंग डिपेंड करता है कि आपने प्लेस किस पोजीशन पे किया है, उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस वेरी हो जाते हैं, समझ गए। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों है, वैल्यू वही है, बट यहाँ पर लेंथ और हाइट कौन सी होगी, ब्रेथ कौन सी होगी, वो सब चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई? बिकॉज वी हैव प्लेस्ड इट इन अनदर वे। आपको जो डेफिनेशंस जनरली बताई जाती है वो बोलते हैं जस्ट रिमूव द टॉप एंड द बॉटम, व्हाटएवर द सरफेस लेफ्ट इज द कर्व सरफेस एरिया, व्हिच इज क्वाइट रॉन्ग। क्योंकि अगर मैं किसी फिगर के ऊपर बात करें, इस बार 10th क्लास में आपके पास में मैं हमेशा डेफिनेशन वो बताता हूँ जो आपके लिए हमेशा काम है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो डेफिनेशन रॉन्ग हो जाए। भाई टॉप एंड बॉटम अगर आपने हटा दिया तो कैसे कर्व सरफेस एरिया होगा, आप इसका डिफाइन करके बता दो मुझे। आप इसका टॉप हटा दोगे तो टॉप हट गया, चलो बॉटम हट दिया, बाकी बचा वो कर्व सरफेस एरिया होना चाहिए। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, टॉप इंक्लूड बॉटम इंक्लूड। अब टॉप हटा दिया, गेटिंग इट, गलत हो जाएगा। जनरली क्या होता है ना सर, मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई है वो क्या कहती है, वॉट एवर द टॉय और वॉट एवर द प्रॉप इज गिवन टू यू, कोई भी प्रॉप हो या फिर कोई भी टॉय हो, अगर ये टॉय आपको दिया हुआ है, आपको इसको आई लेवल पर रखना है और फिर इसे रोटेट करके देखना है। आप जितना एरिया इसका देख पा रहे हैं अपराइट प्लेस करके वाई एक्सिस के अलोंग, जब आप इसको रोटेट करते हो आप इसका क्या एरिया देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, आप देख पा रहे हो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो जब आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देख पा रहे हो तो टोटल इसका जो सरफेस एरिया हुआ वो क्या हुआ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए टोटल सरफेस एरिया, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के जितने भी सरफेसेस हैं उसको आउटर अपन को पूरा देख लेना है। तो जब हम इस टॉय के सारे सरफेस को आउटर से देखना चाहेंगे, तो ये जब मैंने इसके ऊपर प्लेस कर दिया तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है वो छुप गया और ये वाला हिस्सा भी छुप गया। तो ये छुप गया तो ये तो मेरे को दिखाई नहीं देगा। मेरे को कितना पार्ट दिखाई देगा, मेरे को दिखेगा ये कर्व सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया और ये सर्कल दिखाई देगा। तो मुझे 3 सरफेस इसके दिखाई देंगे जब मैं इसको टोटली देखने की कोशिश करूंगा। तो मेरी जो डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई है वो डेफिनेशन उतनी ही सही है जैसे यूक्लिड ने बताया था पॉइंट्स के बारे में। यूक्लिड ने पॉइंट्स के बारे में बताया था तो क्या बोला था, पॉइंट इज दैट हैज नो पार्ट। यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता था, कहा जाता था क्या नहीं, यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पहली बार ज्योमेट्री का पॉइंट्स वगैरह ये सब पहले बताया। नहीं तो लोग काउंटिंग को ही मैथ समझते थे। पहले क्या थे, नंबर्स इस तरह से नहीं थे ना 1 to infinity,
इतने ज्यादा नंबर्स नहीं हुआ करते थे, रोमन नंबर से अपन 50-100,000 तक पढ़ लेते थे, थोड़े बहुत सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू 30-40 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर तक, और तो लोग उसी में लगे रहते थे। उनको बहुत, उनकी अच्छी हॉबी थी वो पाई की वैल्यू निकालना, बहुत अच्छी हॉबी थी लोगों की, है ना। तो उस टाइम पे ना जब यूक्लिड ने ज्योमेट्री दी ना, तो ज्योमेट्री से मैथमेटिक्स में कोई भी प्रूफ को, जब तक अलजेब्रा नहीं आया था तब तक लोग प्रैक्टिकल प्रूफ को ज्योमेट्री की हेल्प से ही करते थे। जैसे मान लो किसी को कुछ भी प्रूफ करना है ना मैथ्स में, अगर वो प्रूफ करता था तो उसको ज्योमेट्रिकली वो चीज है ना किसी प्रूफ के थ्रू दिखानी पड़ती है, ठीक है। इसी तरह से जब सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात हुई तब भी है ना डिबेट छिड़ी थी कि इसकी सही डेफिनेशन क्या होगी। तब जो डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ उसको सत्य माना गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप अपने आई लेवल पे रखोगे और तब उसका जो सरफेस देख पा रहे हो वो उसका क्या है, टोटल सरफेस एरिया, वो कर्व सरफेस एरिया। और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पूरा उसके टोटल अपर सरफेस को, जैसा वो ऑब्जेक्ट है वैसा ही, ये नहीं कि मैंने ऐसा खोल के भी देख लिया ठीक है कि लाओ ये भी खोल के देख लेते हैं, लाओ उसको तोड़ के अंदर से खोल के नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अपन को दिख रहा है कोई ऑब्जेक्ट, अपन बता दिया ना कि भाई ऐसा है, अब इसका बताओ टोटल सरफेस एरिया, तो भाई कितना दिख रहा है ये पार्ट, ये हो गया आपका टोटल सरफेस। क्लियर है? तो कितना दिख रहा है मुझे, ये दिखेगा कर्व सरफेस, ये दिखेगा कर्व सरफेस, और ये दिखेगा। तो ये तो बात हो गई सरफेस एरिया की, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सबकी बात होगी। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जो स्ट्रक्चर से, मैं धीरे धीरे उनकी बात करूंगा एक एक करके, पहले सारे फॉर्मूले आपको प्रूव कराए जाएंगे और उसके बाद में आपको आगे पढ़ाया जाएगा। पहले चीज तो आप ये समझ लें कि फॉर्मूला प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को फॉर्मूला प्रूफ आते हैं, पिछले साल पढ़े मेरे पास, उनको आते हूँ प्रेजेंट्स, थोड़े बहुत ना कटवाओ, मेरे पास नहीं भी पढ़े हो प्रूफ आते हो, मेरे पास ना पढ़े हो पिछली साल और प्रूफ आते हो तो रेजेंट्स। पढ़ी नहीं है मेरे पास, पढ़ी नहीं, पढ़ा नहीं हो, मेरे को पढ़ा नहीं है और प्रूफ आते हैं, तो ये नहीं है क्योंकि मोड़े मोड़ा प्रूफ ही नहीं कराते। आ जाओ, सबसे पहला आपका 3D फिगर है जिसके बारे में हमको पढ़ना है, वो है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के बारे में पढ़ते हैं अपन लोग। हाँ बेटा, पंखा मत चलवाओ यार, अरे पंखा चला देना मैडम, कम्बल उड़ के आया करो बाकी लोग। देख रहा हूँ बेटा, कुछ जीवन में जुगाड़ हो पाया तो वैसे तो मुश्किल ही है ना, ना ना इसमें नहीं बना सकते, ये टूल्स थोड़े से अलग हैं। दिख रही है आपको? कलर हटाने का रीजन, कलर रखने का रीजन, ठीक है सर। क्यूबॉइड दिख रहा है आपको? ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ, ये हो गई। एक क्यूबॉइड में कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं? ठीक है सर, नहीं लोगों को वर्टेक्स पता नहीं इसलिए बता रहा था। कहते 8 वर्टेक्स। कितनी एजेस होती हैं? 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, टोटल कितनी होती हैं? 12। अब भैया एजेस भी हो गई, वर्टेक्स भी हो गए, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि क्यूबॉइड जो है आपका, उसमें सबसे पहले सरफेस एरियाज की हम बात करेंगे। उसमें हम बात करते हैं, अगर मैं कर्व लिखता हूं तो थोड़ा सा गलत लगता है क्योंकि इसमें सच में कर्व सरफेस है ही नहीं।
तो कई बार ऐसे केस को बचाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, लेकिन कई बार कर्व सरफेस एरिया लिखा हुआ है और क्यूब ऑफ क्यूबॉइड लिखा रहता है, तो अपन को कंफ्यूज भी नहीं होना है। कहने का मतलब है लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, देखते हैं। सबसे पहला काम अपना यही फाइंड आउट करना है। तो सी एस ए कॉमा एल एस ए ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड। देखिए सर, आई लेवल पे प्लेस कीजिए। क्या देख पा रहे हैं सर, ये सामने वाला जो सरफेस आप देख रहे हैं, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, ब्रेथ नहीं, लेंथ इंटू। अब ये वाला जो सरफेस आगे है वैसा ही आपका सरफेस एक पीछे है, तो लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट कितनी टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स। तो मैं लिखूंगा एल एच प्लस एल एच, बोलोगे प्रॉब्लम। फिर आप देखिए साइड में, देखिए ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू, ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट वाले 2 सरफेस हो गए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा सर, बी एच प्लस बी एच। तो ये आपके कितने हो गए, 2LH प्लस 2BH। और जब आपने क्या किया, 2 और H कॉमन निकाल दिया तो ये बन गया 2HL प्लस B। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर CSA ऑफ क्यूबॉइड। नोट कर लीजिए। नहीं, उससे पहले और देखिए सर, ये तो हो गया CS। अब अपन बात करते हैं TS। बेटा सेकंड पार्ट है आपका TSA, और टोटल सरफेस एरिया, इसको होल सरफेस एरिया भी कहते हैं। टोटल सरफेस एरिया या फिर हम कह सकते हैं होल सरफेस एरिया। तो सर टोटल सरफेस एरिया TSA हो गया, होल सरफेस एरिया WSA, जो भी आए। अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो मैं इस ऑब्जेक्ट को पूरा देखने का प्रयास करूंगा, तो मुझे इसका टॉप भी दिखेगा, मुझे बॉटम भी दिखेगा। और टॉप को जब मैं देखूंगा, भाई देखूंगा टॉप हुआ लेंथ इंटू ब्रेथ। टॉप इसका क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ, समझ गए, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, नीचे भी क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो L इंटू बी, L इंटू बी 2 बार ऐड हो जाएगा, तो L इंटू बी प्लस L इंटू बी। और बाकी चारों सरफेस का एरिया क्या आ चुका था, 2H L प्लस बी। तो L इंटू बी, L इंटू बी 2L बी हो गया। और यहाँ पर अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 2HL और 2BH, इसको तमीज से लिखेंगे तो 2 कॉमन निकाल के LB प्लस BH प्लस HL, ये आपका क्या आ गया बेटा, TSA ऑफ क्यूबॉइड। ये फॉर्मूला रटा होगा बैठ के आराम से 9th क्लास में। हाँ, ये रटा होगा आपने, लेकिन रटना नहीं है, समझना है। समझ जाओ तो फिर रटने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब आइए इसका थर्ड पार्ट, बट इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट है इसका, और इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए, वॉल्यूम समझाते हैं। वॉल्यूम को सर कल ही समझा दिया सर ग्लास वाले एग्जांपल से। तो वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बात समझिए, अगर मान लीजिए इस बॉक्स में मुझे पानी भरना है या फिर कोई भी चीज को भरना है, तो इसका एरिया ऑफ बेस जो है वो तो चेंज होगा नहीं। जो भी हम जितना भी भरेंगे वो किस पर डिपेंड करेगा, अपन कितनी हाइट तक बढ़ते हैं। तो कुल मिला के इसका जो एरिया होगा वो होगा, वॉल्यूम होगा वो होगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस समझो बेटा, क्या बातें चल रही है तुम दोनों, जल्दी लगा लो, बातें करने की जरूरत थोड़ी है, इसमें मुंह चलाने की जरूरत नहीं होती, देने में भी मुंह चलाने की जरूरत नहीं होती। मुंह मत चलाओ, बस देव नाम लिखा आगे पास कर दो। ठीक है, तो सर यहाँ पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम की हम बात करेंगे तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर वॉल्यूम की मैं बात करने जा रहा हूं। वॉल्यूम क्या होगा सर, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बताइए सर एरिया ऑफ बेस कितना है, आप देखेंगे L इंटू बी, जो जो बेस है
उसका एरिया L इंटू बी आएगा, और इसकी जो हाइट लगी हुई है वो H लगी हुई है, तो L इंटू बी और इंटू, तो एल बी एच हो गया सर। कोई प्रॉब्लम? तो ये आपका क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब ये बेटा आज बुक में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। पढ़ाने वाले भी ये पढ़ाई देते हैं, रटा तो देते ही हैं, अगर समझाते नहीं है तो। बट अब मैं आपसे एक है ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता हूँ जो काफी पूछा भी जाता है, और क्योंकि केस स्टडी है तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस भी है सर। मैं पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन दिस क्यूबॉइड? वेरी गुड। Length of the longest rod that can be placed in a cuboid, इसका मतलब होता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो हेडिंग नेक्स्ट अपनी कौन सी आएगी सर? ये थर्ड हेडिंग के बाद में फोर्थ हेडिंग अपनी आने वाली है डायगोनल ऑफ, बेटा दो इसको कर्व सरफेस एरिया को, ठीक है। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड पे आ जाओ, मिटानी कैसे हुआ था, दूसरा पेज कर लिया नोट? नोट कर हो गया? अच्छे से सबने कर लिया? अब आएगा सर डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड कैसे आएगा सर? देखो, ये वाले पॉइंट से लेके और ये वाले पॉइंट तक खींच दो यहाँ तो डायगोनल है। ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक खींच दो यहाँ तो डायगोनल है। हाँ, इस पॉइंट से लेके यहाँ तो इस पॉइंट तक। हाँ बेटा बोलो। मैं बेटा पंखे बंद और चालू नहीं करवाता रहूंगा, बार बार बता दूं आपको, पहली बार। बंद कर दो चालू कर दो, मेरी क्लास डिस्टर्ब होती है, समझ में आती नहीं। बंद कर देना मैडम सारे पंखे, ये वाले बंद कर दो, आगे वाला कर दो, पीछे वाला चलने दो। हाँ आप क्वेश्चन ये लिखना चाहिए ना, एपी पीवी के बराबर कैसे ऐड हो रही है। एपी इज इक्वल टू ए एस, पीवी इज इक्वल टू बी क्यू, ये इसके इक्वल, ये फोर्थ वाली इसके इक्वल, ये लिखना चाहिए ना। कहाँ लिखा है? वैसे ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लिखते हैं ना अपन लिख के दिखा, यहाँ पे लिख और दो, लिख दोगे। और थ्योरम लिखना कौन सी है? 10.2, शॉर्ट में मत करना। ये कौन सा करा था तुमने? फिफ्थ वाला, परपेंडिकुलर्स एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू अ टेंजेंट। नहीं, ये तो क्वेश्चन ही दूसरा है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू अ सर्कल पास थ्रू द सेंटर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर से पास होगा, ये बताना। मैंने बोला था ना, एक पॉइंट ले लो ओ डैश, पॉइंट पी और ये टी, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर मैं ओ डैश ले रहा हूँ, तो ओ डैश पी टी जो है वो कितना होना चाहिए? 90। लेकिन क्योंकि पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ओपीटी आपको दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि ओपी परपेंडिकुलर टू पीटी दिया हुआ है, तो एंगल ओपीटी कितना होना चाहिए? 90। अब ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, थ्योरम 10.1 से है, ये तो गिवन है, ये थ्योरम 10.1 से है। अगर मैं ओ डैश को सेंटर मान रहा हूँ, ओ डैश सेंटर है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर ज्वाइन करते हैं और परपेंडिकुलर होता है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। O dash PT is equal to OPT is equal to 90. Therefore, O dash and O are same points. O dash और O दोनों क्या हो गए? Same points. क्या हो गया इनको? किसको लिख रहा है? कौन? तो वो O सेंटर। कितना टाइम बर्बाद हो गया? 10 मिनट हो गए। पंखा, कूलर,
AC, AC लगवाना तो AC बंद करते रहेंगे, चालू करते। क्या हुआ? क्या कूलर? निकाल के बाहर कर दूं जरा पहले, फिर बांटूंगा आराम से। कदे अर्नवी तोमर 30 में से 26, राधिका 23, मधुर पकड़ो पकड़ो पीछे देते जाओ, मधुर 22, पराग 19, शिवम पाल 15.5, गौरव 24.5। कहां से टीप रहा आजकल? वैसे मैं यहाँ बोल भूमि 14.5, ले बेटा पीछे से। अनुष्का 17 नंबर, दीपिका 23.5, आउट ऑफ 30 है सारे नंबर। इशिता, इशिता नहीं आई, बैठी तो पीछे। 24, हर्षित, मित्तल 14.5, कृतिका, कृतिका गुप्ता 18, रुचिका 27, झील एक चॉकलेट और ले गई 30, आदित्य दुबे 26, केशव 27, अर्चिता 22, कुणाल 20.5, यश अग्रवाल 22, आर्यन गुप्ता 27, प्रांजल 25, प्रांजल, अभिनव राज 24, प्रिंस श्रीवास 22.5, और प्रथम 25, तनिष्क 26.5, हर्ष गुरैया 27, अर्जुन तोमर 27, शौर्य ओझा 28, सोनिका 27, शानवी 25.5 और 26.5, विभूति 20, पढ़ नहीं रही तू, भविष्य 27, आवाज नहीं करो बेटा, कृष्णा शर्मा 27.5, शौर्य गुप्ता 28, सार्थक गुप्ता 20.5, लो बेटा दे देना पीछे 20.5, मुनेन्द्र 20.5, आदेश 25, निमेश 27, निमेश अग्रवाल, दीपांशु 25, चैतन्य 30, अभिनव राज 24, हाँ वो भी निकाल लेना, वो भी और जे भी मंगा लो दो।